Good evening, students. Welcome to Learners Academy. So today is the for sure final session of exercise number 1.3. कल खत्म नहीं कर पाए हम इसको, थोड़ा सा आज जरूर करेंगे ना। 1.3 में हमने अब तक क्वेश्चंस कितने कर लिए? क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिए। अब 4-5 क्वेश्चन है छोटे छोटे जो आज खत्म करते हैं। ठीक है। द टॉपिक इज, याद दिला दें, टॉपिक इज कंपोजिशन एंड इन्वर्टिबिलिटी, या यूं कहें इन्वर्टिबिलिटी विद द हेल्प ऑफ कंपोजिशन। राइट, ओके। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 रीड आउट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, लेट एफ बी ए फंक्शन मैप्ड फ्रॉम एक्स टू वाई बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन। देखो अब की बार पहला स्टेटमेंट ये क्लियर कर रहा है कि एफ एक इन्वर्टिबल फंक्शन है। यू डू नॉट नीड टू प्रूव दैट एफ इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन, इट हैज ऑलरेडी बीन प्रूव्ड, है ना, ऑलरेडी गिवन आई मस्ट से। शो दैट एफ हैज अ यूनिक इनवर्स। अब आपको क्या प्रूव करना है कि अगर एफ एक इन्वर्टिबल फंक्शन है तो उसका जो इनवर्स होगा वो यूनिक होगा। मतलब उसके 2 या 3 फंक्शन ऐसे नहीं हो सकते जो उसके इनवर्स हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको बेसिकली ये प्रूव करना है कि किसी भी फंक्शन का अगर इनवर्स होता है, अगर होता है तो वो यूनिक होता है, या तो होता ही नहीं है या फिर एक यूनिक इनवर्स होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से मैंने एक फंक्शन लिया एफ एक्स इक्वल टू 2x+3। तो इसका इनवर्स अगर मैं निकालना चाहूं तो इसका इनवर्स निकल सकता है, क्या निकलेगा, y-3 यानी x-3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये फंक्शन इस फंक्शन का इनवर्स है। ठीक है। अब ऐसा और कोई फंक्शन नहीं है दुनिया में जो इसका इनवर्स हो, या तो होगा ही नहीं या फिर होगा तो यूनिक होगा, ना। तो शो दैट एफ हैज ए यूनिक इनवर्स। हिंट है कि सपोज G1 एंड G2 बी द टू इनवर्स। तो देखो हमने आपको या तो क्लास 10th में एक चीज सॉल्व करी थी, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, याद है? तो √2 इरेशनल प्रूव करने के लिए हमने क्या किया था, √2 को रैशनल मान लिया था। तो सेम टू सेम हम वही करेंगे कि हमको अभी अजीब सा क्वेश्चन है कि एफ का यूनिक इनवर्स होगा, ऐसा प्रूव करो। तो हम मान लेते हैं, चलो भाई एफ का यूनिक इनवर्स नहीं है, एफ के एक से ज्यादा इनवर्स है, ऐसा मान लेते हैं, है ना। यानी कि ऐसे मान लेते हैं एफ के 2 इनवर्सेस हैं। कितने इनवर्सेस हैं? 2 इनवर्सेस हैं। अब इसको मानते मानते अगर लेटस से मैंने 2 इनवर्स मान लिए, एक तो मान लिए G1 और एक G2, इसको इनवर्स मान लिया। अब अगर कैसे भी करके ये प्रूव हो जाए कि दोनों फंक्शंस इक्वल है, सेम है, तो प्रूव हो जाएगा कि वो इनवर्स जो 2 हमने माने थे वो वापस सेम हो गए, यानी कि वो तो एक ही। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले गिवन फंक्शन लिख देते हैं अपन। हेयर द फंक्शन f which is mapped from x to y is given as an invertible function। दिया हुआ है कि ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन है। ठीक है। एंड वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट द फंक्शन f has a unique inverse, फंक्शन। वो तो गिवन है, ये पूछ लिया है। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रूफ सेक्शन। सो उल्टा मान लेते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी नोट, let us suppose that the function f, थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पूरा थ्योरेटिकल नहीं है, थोड़ा बहुत आएगा उसमें, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी होगा, बट पूरा टोटल प्रैक्टिकल नहीं है। लेट अस सपोज दैट द फंक्शन f हैज 2 इनवर्सेस। क्या मान लिया मैंने? फंक्शन f के कितने इनवर्सेस हैं? 2। उनका नाम रख देते हैं G1 एंड G2। फाइन। दैट इज, इसका मतलब ये हो गया कि एफ इनवर्स G1 भी है एंड एफ इनवर्स G2 भी है।
राइट। इसका मतलब ये हो गया कि एफ इनवर्स G1 भी है एंड एफ इनवर्स G2 भी है। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब अगर एफ इनवर्स G1 है बेटा, तो मुझे बताइए, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर एफ इनवर्स G1 है तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं कि फॉग इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। बोलो, फॉग इज एन आइडेंटिटी फंक्शन ऑन एक्स, ऐसे लिख सकता हूं। अच्छा, फॉग किस पे लगेगा, जी फंक्शन किस पे लगेगा, देखो। अच्छा, जी फंक्शन को अपन ने डिफाइन नहीं किया ना, एक मिनट। जैसे ही मैंने माना ना कि इसके दो इनवर्स हैं G1 एंड G2, तो हमको ये भी लिखना पड़ेगा टू इनवर्सेस G1 एंड G2 सच दैट, इसकी डोमेन को डोमेन भी तो डिफाइन करेंगे, सच दैट G फंक्शन इज मैप्ड फ्रॉम Y टू X हो जाएगा, such that G function is mapped from Y to X. Now, अब अगर F इनवर्स G1 है तो FO G1 और G1OF ये दोनों क्या हो जाएंगे, आइडेंटिटी हो जाएंगे। FO G1 और G1OF ये दोनों क्या हो जाएंगे, आइडेंटिटी हो जाएंगे। तो नाउ, या नाउन मत लिखो, सो F इनवर्स G1, नहीं सॉरी, एफ इनवर्स, वन सेकेंड, एफ इनवर्स क्यों, एफ ओ G1, ठीक है, FO G1। अच्छा, G1 किस पे लगेगा, G1 का डोमेन क्या है, G1 एंड G2, सॉरी G1 एंड G2, फिर अब दूरा कर दिया इसको, अपन अधूरा छोड़ दिया। G1 भी Y2X मैप्ड होगा और G2 भी Y2X ही तो मैप्ड होगा, दो फंक्शन है ना G1 एंड G2, दोनों ही इनवर्स हैं, तो दोनों की कोडोमेन डोमेन क्या हो जाएगी, उसकी उल्टी हो जाएगी, X2Y के से क्या हो जाएगा, Y2X हो जाएगा। तो अब G1 की डोमेन है Y, G2 की भी डोमेन है Y, तो G1 किस पे अप्लाई होगा, स्मॉल y पे होगा, ठीक है, इक्वल टू Y होगा, बोलो, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन होगा। और एंड G1OF, और F किस पे अप्लाई हो रहा था, X पे अप्लाई हो रहा था, वो X होगा। ये तो यहां से पता चला। एंड ये दोनों चीजें इधर लेके आओ, तो इधर से क्या पता चलेगा कि FO G2 भी Y पे अप्लाई होगा, वो भी Y आएगा, और G2OF ये X पे अप्लाई होगा और ये भी X से आएगा। क्लियर, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अगर F एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो फिर क्या होगा, अगर F एक इन्वर्टिबल फंक्शन है तो F जो होगा वो बाइजेक्टिव भी होगा, बोलो। हम्म, देखो, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लू, देखना, इसको मैं अगर इस नीचे वाले की तो कोई जरूरत नहीं है, एक्स वाले की तो, है ना, नीचे वाले की जरूरत पड़ेगी, 1 सेकेंड, एफ को इन्वर्टिबल माना है, दो फंक्शन का कंपोजिशन, जब वन वन दो दो फंक्शन का जो कंपोजिशन है वो 1 1 कब होता है, दो फंक्शन का कंपोजिशन 1 1 कब होता है, सीखा था अपन ने, नहीं, एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, इसका एक कंपोजिट फंक्शन है फॉग या गॉफ, वो 1 1 कब होगा, जब उसमें से पहला फंक्शन 1 1 होगा, राइट। फर्स्ट वाला तो नेसेसरीली कंडीशन सीखी थी ना आपने, कि फर्स्ट वाला नेसेसरीली 1 1 होना ही पड़ेगा। तो देखो, अब मेरे पास लिखा हुआ है कि फॉग ऑफ वाई, कुछ सोचना पड़ेगा,
देखो यहां से ये प्रूव हो रहा है, इसकी वैल्यू भी अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूं, इसको इक्वेशन 2 मान, तो देखो इक्वेशन 1 में आरएचएस की वैल्यू क्या है, y, इक्वेशन 2 में भी आरएचएस की वैल्यू क्या है, y, दैट मींस fog 1y इक्वल टू fog 2y। ठीक है, एक बार ऊपर इसको डिलीट कर देता हूं, इस इन दोनों इक्वेशंस की तो जरूरत ही नहीं है, लिख ली है कोई बात नहीं है, बट मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूं बिकॉज इसकी अभी हाल फिलहाल जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन 1 मान ली, इसको इक्वेशन 2 मान ली, तो मुझे बताओ फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिला, फ्रॉम 1 एंड 2, y इक्वल टू वाई, आरएचएस सेम है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, वी गेट फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट एफ ओ जी वन ऑफ y इक्वल टू एफ ओ जी टू ऑफ y, ये लिख सकता हूं। एफ ओ जी वन ऑफ वाई इक्वल टू एफ ओ, इसने भी सही किया, देखो एफ ओ जी वन ऑफ वाई। अब यहां से आगे कैसे बढ़े, हमको ये प्रूव करना है कि जी1 और जी2 बराबर हैं। हमको क्या प्रूव करना है बेटा, जी1 और जी2 बराबर हैं, दैट इज अवर टारगेट। एंड यू कैन यूज द फैक्ट दैट कि f एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब अगर f बाइजेक्टिव फंक्शन है, क्योंकि वो इन्वर्टिबल है, गिवन है, अगर वो इन्वर्टिबल है तो बाइजेक्टिव है, और वो बाइजेक्टिव है तो वो 1 1 है। ठीक है, वो बाइजेक्टिव है तो वो 1 1 है। देखो इसको ऊपर थोड़ा सा एक्सपैंड करता हूं मैं, इसको डिलीट कर दूं, ये इतना तो नोट हो गया होगा। इसके आगे अपन ऐसे लिखते हैं, इसको एफ ओ जी वन ऑफ वाई को मैं क्या लिख सकता हूं, हो गया ना, देखो प्रूफ, एफ ओ जी वन ऑफ वाई को मैं क्या लिख सकता हूं, एफ फिर ब्रैकेट में जी वन ऑफ वाई, राइट, इंप्लाइज, इसको इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं अपन, जैसे कॉम्पोजिशन एक्सपेंड होता है, कैसे एक्सपेंड होता है, एफ ऑफ जी वन ऑफ वाई, और उसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, एफ ऑफ जी टू ऑफ वाई, राइट, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब सुनो, अगर f एक, देखो अगर f एक 1 1 फंक्शन है, अगर f एक 1 1 फंक्शन है, इधर देखो, अगर f एक 1 1 फंक्शन है तो fx1 इक्वल टू fx2 क्या इंप्लाई करता है कि x1 इक्वल टू x2 इंप्लाई करता है। तो f एक 1 1 फंक्शन है, क्यों, क्योंकि f इन्वर्टिबल है, f इन्वर्टिबल है तो वो बाइजेक्टिव है, f बाइजेक्टिव है तो वो 1 1 है। तो यहाँ पे f एक 1 1 फंक्शन है तो x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, g1y इक्वल टू g2y हो जाएगा, और वहां से प्रूव हो जाएगा g1 इक्वल टू g2। इज दिस क्लियर। ठीक है, देखो किसी एलिमेंट पे एक फंक्शन लगाकर किसी दूसरे एलिमेंट पे वही सेम फंक्शन लगाकर वैल्यू सेम आ सकती है, इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर के एलिमेंट सेम है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 2 का स्क्वायर किया और मैंने -2 का भी स्क्वायर किया, तो वैल्यू तो सेम आती है, बट 2 इज नॉट इक्वल टू -2 ना, ये 2 इज इक्वल टू -2 तभी होगा जब ये 1 1 फंक्शन होगा, राइट। तो अब वैल्यू सेम आ रही है, इस पे ये एक एलिमेंट मानो, इसको एक एलिमेंट मानो, g1 ऑफ y को एक एलिमेंट मानो और g2 ऑफ y को भी एक एलिमेंट मानो, इस एलिमेंट पे f फंक्शन लगाकर, इस एलिमेंट पे f फंक्शन लगाकर वैल्यू सेम आ रही है, तो अगर ये 1 1 है तो ही अंदर के एलिमेंट 100% सेम है, नहीं तो ये दोनों एलिमेंट देखो अलग अलग भी हो सकते हैं। तो हमको पता है ये 1 1 है, तो हम एक लाइन लिख देते हैं यहां पर, इंप्लाइज करके, यहां से हमको क्या मिला वो तो लिख देते हैं। ठीक है, इंप्लाइज करके हमको ये मिल गया कि g1 ऑफ y इक्वल टू g2 ऑफ y, ये तो हमको मिल गया। ठीक है, लेकिन इसका रीजन लिखना पड़ेगा अच्छा खासा, इसका रीजन लिख देते हैं, बिकॉज f इज बाइजेक्टिव, f is bijective and hence it is 1 1, and hence it is 1 1. Is this clear? रीजन लिख दिया, f इज बाइजेक्टिव एंड हेंस इट इज 1 1। अब एक बार हमने ये प्रूव कर दिया कि g1 ऑफ y इक्वल टू g2 ऑफ y है, दैट मीन्स इंप्लाइज
भाई एक ही एलिमेंट पे वही फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, सेम एलिमेंट है ना अंदर वाई, और फंक्शन से अप्लाई कर रहे हैं, वैल्यू सेम आ रही है, दैट मीन्स दोनों फंक्शन सेम है, दैट मीन्स G1 इक्वल टू G2। ठीक है, सो F हैज ओनली वन यूनिक इनवर्स, वन यूनिक इनवर्स, वेदर G1 और G2, चाहे से G1 मान लो उसका नाम या G2 मान लो, इनवर्स तो यूनिक है, प्रूव्ड। समझ आया? अच्छा, अब इसकी बाइजेक्टिव, एफ इज बाइजेक्टिव, इसको अपन ने कहीं लिखा नहीं, तो अपन ने स्टार्टिंग में एक लाइन लिखी थी कि पहली लाइन क्या लिखी, पढ़ो। बस उसी के नीचे इंप्लाइज करके लिख लो एफ इज बाइजेक्टिव, क्योंकि क्वेश्चन में एफ इज बाइजेक्टिव गिवन नहीं है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, एफ इज इन्वर्टिबल गिवन है। तो हमने एक बार इन्वर्टिबिलिटी से बाइजेक्टिविटी प्रूव कर दी, और फिर अब बाइजेक्टिविटी प्रूव हो गई ना, तो वी कैन यूज द बाइजेक्टिविटी ऑफ द फंक्शन, उससे अपन ने उसको वन वन लिख के इस तरीके से काम। इज दिस क्लियर? ठीक है ना, चलें आगे। तो इस तरह के क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो बेकार क्वेश्चन होते हैं, तंग करने वाले क्वेश्चन होते हैं, बट ये होते बड़े आसान है, बस अपनी बात को बार बार कह सुन के उनको प्रूव कर सकते हो, है ना, इजीली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11th रीड आउट करते हैं, 10th के बाद। कंसीडर अ फंक्शन एफ फ्रॉम मैप फ्रॉम 1 2 3 टू एबीसी, और गिवन बाय, देखो क्या दे रहा है, एफ ऑफ 1 इक्वल टू ए, 1 की इमेज ए है और 2 की इमेज बी है एंड 3 की इमेज सी है, राइट। फाइंड एफ इनवर्स, पहले तो एफ इनवर्स निकालो और फिर शो करो कि एफ इनवर्स का भी अगर इनवर्स कर दें, एफ इनवर्स का भी अगर इनवर्स कर दें तो वो तो वापस एफ आएगा। वैसे तो आपको पता है वही आएगा, लेकिन प्रूव करो उसको मैथमेटिकली। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दीज इमेजेस, और ये जो डोमेन को डोमेन दिया हुआ है, इससे अपने को प्रूव करना। ठीक है, तो क्या फंक्शन नहीं दिया तो डायरेक्ट इमेज दे दी ना बेटा। देखो फंक्शन नहीं दिया, फंक्शन क्यों देते हैं आपको, फंक्शन इसलिए देते हैं ताकि आप इनपुट डाल के आउटपुट निकालो। इन्होंने तो खुद ही ने बता दिया ना, इसका इनपुट ये है, इसका आउटपुट ये है, इसका इनपुट ये, इसका आउटपुट ये। तो वी डू नॉट नीड द फंक्शन, वी ऑलरेडी हैव द प्रोडक्ट्स। ओके, ठीक है, चलिए तो है यार, फंक्शन तो दिया हुआ है, ऐसे बोलो फंक्शन की डेफिनेशन नहीं दी है, उसको डेफिनेशन बोलते हैं, एफएक्स होता है ना, वो डेफिनेशन है फंक्शन की, फंक्शन तो दिया हुआ है। ठीक है, हेयर द फंक्शन एफ, हेयर द फंक्शन एफ मैप्ड फ्रॉम 1 2 3 से लेकर ए बी सी is given as, is given as, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, is given as f इक्वल टू, ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हो, जैसे 1 की इमेज ए है 1 कॉमा ए, 2 की इमेज बी है 2 कॉमा बी एंड 3 की इमेज सी है 3 कॉमा सी, राइट। ये गिवन है फंक्शन। ओके, नाउ सबसे पहले तो अपने को एफ इनवर्स निकालना है। एफ इनवर्स कैसे निकालते हैं, किसी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं, एक नया फंक्शन सोचते हैं जी, उसका उल्टा डोमेन को डोमेन ले लेते हैं, उसकी उल्टी डेफिनेशन ले लेते हैं, वो डेफिनेशन ही नहीं है, कोई बात नहीं, ऑर्डर्ड पेयर है। जब डेफिनेशन गिवन होती है तो उल्टी डेफिनेशन सोचते हैं, जब ऑर्डर्ड पेयर गिवन है तो उल्टा ऑर्डर्ड पेयर सोचेंगे। समझ आया? और फिर गॉस एंड फॉग निकालते हैं, और फिर आइडेंटिटी प्रूव करते हैं, उसके बाद इनवर्स की बात करते हैं। यही सब कुछ होता है। हाँ मानता हूँ मल्टीपल चॉइस होता तो अब तक तो इनवर्स निकल ही चुका होता, बट इट इज नॉट ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो प्रोसेस तो पूरा फॉलो करना ही पड़ेगा वेदर यू लाइक इट और नॉट। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम एक नया फंक्शन मान लो जी। अब इसमें ये काम 2 बार करना पड़ेगा क्योंकि 2 बार इनवर्स निकालना है ना, तो बेकार का मतलब फालतू से ऐसा क्वेश्चन है जिसमें है कुछ नहीं, पर वही लिखी लिखाई बातें बार बार लिखनी। लेट अस अज्यूम एन अनदर फंक्शन जी, एन अनदर फंक्शन जी। अब इसकी मैपिंग उल्टी मान लो, एबीसी से, एबीसी से कहां पर 1 2 3, एबीसी से 1 2 3। ठीक है, बी डिफाइंड एज, बी डिफाइंड एज जी इक्वल टू, और इसके ऑर्डर पेयर उल्टे मान लो, है ना, जी इक्वल टू ए कॉमा 1 बी कॉमा 2
एंड सी कॉमा 3। यहां तक कोई डाउट बेटा? मान लिया आपने उल्टा फंक्शन, अब गॉफ एंड फॉग निकालो एंड प्रूव करो कि आइडेंटिटी है। ठीक है, नाउ गॉफ, गॉफ का मतलब क्या होता है? अब गॉफ देखो, हमारे पास पहले क्या होता था कि एक सेट होता था, उस सेट के एलिमेंट्स इनफाइनाइट होते थे, तो अपन उसका एक रिप्रेजेंटेटिव मान लेते थे एक्स, और जो फोर डोमेन है उसका रिप्रेजेंटेटिव मान लेते थे वाई। बट यहाँ पे फाइनाइट सेट है 1 2 3 ABC, तो गॉफ अलग अलग आपको निकालना पड़ेगा, इसके अलग अलग एलिमेंट्स थे क्योंकि फाइनाइट है ना। तो गॉफ का डोमेन एफ का डोमेन होगा, एफ का डोमेन 1 2 3 है, यानी 1 पे अलग, 2 पे अलग और 3 पे अलग। तो गॉफ ऑफ 1 पहले, गॉफ ऑफ 2 एंड देन गॉफ ऑफ 3। समझ आया ना? तो गॉफ ऑफ 1 का मतलब जी ऑफ एफ ऑफ 1, गॉफ ऑफ 2 का मतलब जी ऑफ एफ ऑफ 2, एंड गॉफ ऑफ 3 का मतलब जी ऑफ एफ ऑफ 3। फाइन। अच्छा, जी ऑफ एफ ऑफ 1 यानी एफ ऑफ 1 क्या है? देखो, 1 की इमेज क्या है? ए। 1 की इमेज क्या है? ए, तो ये जी ऑफ ए हो गया। 2 की इमेज क्या है? बी, तो ये जी ऑफ बी हो गया। एंड 3 की इमेज क्या है? सी, तो ये जी ऑफ सी हो गया। अब नीचे वाले फंक्शन से देखो, वापस एक ही इमेज क्या है? वापस एक ही, जैसे यहाँ पे 1 की इमेज एफ फंक्शन के हिसाब से 1 की इमेज ए थी, तो जी फंक्शन के हिसाब से एक ही इमेज वापस 1 है ना। तो मैं क्या कर देता हूँ, अगेन जी ऑफ ए क्या हो गया? 1, जी ऑफ बी क्या हो गया? 2, एंड जी ऑफ सी क्या हो गया? 3। तो देखो, 1 पे अप्लाई किया था 1 मिल गया, 2 पे अप्लाई किया था 2 मिल गया, 3 पे अप्लाई किया था 3 मिल गया, राइट। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ गॉफ को, सो गॉफ इक्वल टू 1,1, 2,2, 3,3। डबलेट्स बन रहे हैं, डबलेट्स बन रहे हैं, दैट मीन्स इट इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, ये का यही काम फॉक के लिए, सेम टू सेम। ये का ये काम इधर आ जाओ, फॉक के लिए करना है। तो अगेन, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉग अब किस किस पे अप्लाई होगा? जी का डोमेन क्या है? चेक करो, जी का डोमेन, जी का डोमेन मतलब एबीसी, तो फॉग ऑफ ए होगा, फॉग ऑफ बी होगा, फॉग ऑफ सी भी होगा। तो फॉग ऑफ ए कैसे डिफाइन होगा? एफ ऑफ जी ऑफ ए, एफ ऑफ जी ऑफ बी, एफ ऑफ जी ऑफ सी, एंड इट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ ए। अभी अभी हमने देखा था क्या था? 1, इट विल बी एफ ऑफ 2, एंड इट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 1 भी पता है हमको क्या है? ए बी सी, तो इधर भी आइडेंटिटी बन गई। सो फॉग इक्वल टू, यहाँ पे भी डबलेट्स बन जाएंगे। फॉग इक्वल टू, ए पे अप्लाई किया ए मिला, बी पे अप्लाई किया फंक्शन को बी मिला, एंड सी पे अप्लाई किया तो सी मिल गया। फाइन। तो गॉफ 1 1 2 2 3 3, फॉग ए ए बी बी एंड सी सी। ठीक है, दैट इज गॉफ के नीचे लिख सकता हूं मैं कि गॉफ इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। गॉफ इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। अब सेट का नाम तो लिखना चाहो तो देखो लिख लो, एफ का डोमेन क्या है? 1 2 3, तो आप इस तरीके से लिखोगे 1 2 3, क्योंकि नाम तो कुछ स्पेसिफिक है नहीं। और फॉग इज एन आइडेंटिटी फंक्शन इन एबीसी, ए बी सी। ठीक है, एंड लगा देना। सो मतलब दैट इज गॉफ इज एन आइडेंटिटी फंक्शन इन 1 2 3 एंड फॉग इज एन आइडेंटिटी फंक्शन इन एबीसी। हेंस f is invertible, f is invertible, एंड f इनवर्स कितना है? क्या है मतलब f इनवर्स? g, जो किसके बराबर है? जो किसके बराबर है? जो भी आपने ऊपर लिखा था, a,1, b,2, c,3। अब पहले तो इतना आंसर चेक करो, सही है? क्योंकि पहला क्वेश्चन था कि एफ इनवर्स निकालिए, निकाल लिया हमने एफ इनवर्स। निकाल तो बहुत पहले लिया था, पढ़ते ही निकाल लिया, तो उल्टा ही तो करना था। बट अब प्रूव करके निकाला है कि हाँ यही वाकई में इसका इनवर्स।
अब ये का ये काम एक बार फिर से होगा, क्योंकि इनवर्स का फिर इनवर्स निकालना है। अब एक एच फंक्शन सोचा जाएगा अगेन, राइट। किस फॉर्म में दिया हुआ है? अच्छा, एफ इनवर्स ऑफ ए, एफ इनवर्स ऑफ बी, एफ इनवर्स ऑफ सी से। हाँ, तो आप इस जी को अगर भूल जाओ, जी आपने माना था, तो एफ इनवर्स ऐसा ही हो गया ना, ए कोमा वन, क्योंकि एफ इनवर्स ऑफ ए वन है, एफ इनवर्स ऑफ बी टू है, एफ इनवर्स, लेकिन ये जी मानने से क्या है, अगला पार्ट करने में अपने को थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, चलें आगे। कर दूं उसको मैं एक बार के लिए डिलीट। चलो, अब सेकंड पार्ट है कि आपको इस जी का भी इनवर्स निकालना है। क्वेश्चन मेरा ये बन गया कि एफ इनवर्स का इनवर्स निकालना है, और एफ इनवर्स जी है, दैट मीन्स आपको जी का इनवर्स निकालना है, राइट। चलो, तो जी के इनवर्स की तरफ चलते हैं। नाउ नाउ द फंक्शन जी, और फंक्शन जी की मैपिंग बताओ क्या रहेगी? एबीसी से 1 2 3, एबीसी से 1 2 3 इज गिवन एस, ये एक तरीके से गिवन फंक्शन हो गया। जी इक्वल टू ए कॉमा वन, बी कॉमा टू, सी कॉमा थ्री। ठीक है, ठीक है। अब इसके लिए एक, इसके इनवर्स के लिए एक नया फंक्शन मान लेते हैं एच। ठीक है, नाउ लेट एन अनदर फंक्शन एच बी डिफाइंड एज, लेट एन अनदर फंक्शन एच, और एच की मैपिंग मान लो इससे जस्ट उल्टी। अब इससे जस्ट उल्टी का मतलब क्या हो गया? एफ जैसी, समझे? इससे जस्ट उल्टी कैसी होगी? एफ जैसी तो होगी, क्योंकि ये खुद एफ की उल्टी है। 1 2 3 से वापस एबीसी पे पहुंच चुका हूं मैं। बी डिफाइंड एस, और उसकी डेफिनेशन मान लेते हैं उसके ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा, यानी एग्जैक्टली एफ के ऑर्डर्ड पेयर जैसा। एच इक्वल टू 1 ए 2 बी 3 सी। कोई डाउट नहीं है? चलिए वापस वही काम। ठीक है, सो अब जी ओ एच और एच ओ जी, राइट। अब पहले जी है बाद में एच है, तो जैसे पहले एफ होता था और बाद में जी होता था, तो गॉफ पहले निकालते थे, तो इस हिसाब से पहले क्या निकालेंगे? एच ओ जी। ठीक है ना? सो एच ओ जी किस किस पे निकलेगा बताओ? जी के डोमेन क्या क्या है? ए बी सी। तो एच ओ जी ऑफ ए, एच ओ जी ऑफ बी, एच ओ जी ऑफ सी, इट इज इक्वल टू एच ऑफ जी ऑफ ए, एच ऑफ जी ऑफ बी, एंड एच ऑफ जी ऑफ सी, राइट। जी ऑफ ए ऊपर से देख लो तो ये जाएगा एच ऑफ वन, एच ऑफ टू, एच ऑफ थ्री। एच ऑफ वन क्या था? ए बी सी, ए बी सी। चलो अगेन, अगेन, अब जी ओ एच है ना, जी ओ एच ऑफ वो किस किस पे निकलेगा? 1 2 3 पे, एच की डोमेन पे। जी ओ एच ऑफ वन, जी ओ एच ऑफ टू, एंड जी ओ एच ऑफ थ्री। जी ऑफ एच ऑफ वन, जी ऑफ एच ऑफ टू, जी ऑफ एच ऑफ थ्री। एच ऑफ वन है ए, तो जी ऑफ ए, अगेन जी ऑफ बी, अगेन जी ऑफ सी, जी ऑफ ए अगेन 1 2 3। ठीक है, सो यहां से एच ओ जी फंक्शन हो गया आपका ऑर्डर्ड पेयर में ए कोमा ए, बी कोमा बी, एंड सी कोमा सी। ठीक है, और यहाँ पे सो लगा के जी ओ एच फंक्शन हो गया ऑर्डर्ड पेयर में क्या क्या? 1 1 2 2 एंड 3 3। ठीक है, यहां तक क्लियर है? फिर वही बात, हेंस या देयरफॉर एच ओ जी इज एन आइडेंटिटी फंक्शन ऑन एबीसी, एंड हेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा?
GOH is an identity function in what? 1 2 3। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, देयरफॉर देयरफॉर अब इससे क्या प्रूव हो गया कि G इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन, G इज इन्वर्टिबल एंड G इनवर्स कितना आ गया? अभी इस हिसाब से तो H है, इस हिसाब से तो H है, ठीक है। और H की डेफिनेशन क्या है? मतलब ऐसे लिख लो, G इनवर्स इक्वल्स टू H इक्वल्स टू वही रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर पेयर डाल दो। तो H के रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर पेयर क्या निकले थे? 1 2 B 3 C, राइट? यहां तक क्लियर है? अब H और F फंक्शन एग्जैक्टली सेम है, तो मैं इसी के आगे लिख सकता हूं विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू F। ठीक है, क्लियर? अब उसके नीचे ही लिखो, ऊपर लिख देता हूं मैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसी के नीचे इंप्लाइज करके लिख सकते हैं, जी इनवर्स को एक्सपैंड कर सकते हैं। तो देखो जी के आगे क्या लिखा हुआ है? इनवर्स। क्या लिखा हुआ है? ठीक है, और जी को क्या लिख सकते थे अपन? एफ इनवर्स। और उसके आगे एक और इनवर्स लगा हुआ है, और इक्वल टू वैल्यू क्या आ रही है? एफ। प्रूव्ड। इजी। ठीक है, समझ आने हैं तो इजी, इजी था काफी, मतलब लेंदी एंड इजी है ना। ओके चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12। लेट एक्स टू वाई बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन, शो दैट द इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज एफ, दैट इज एफ इनवर्स ऑफ एफ। लेकिन अब इसमें एलिमेंट्स नहीं दिए उसने, तो क्या करें? अगर इसमें एलिमेंट्स ही नहीं दिए तो अब कैसे प्रूव करें कि इसके एफ का इनवर्स एफ होता है? अब क्या तरीका है? हम्म। अगर हमारे पास कुछ है ही नहीं तो क्या तरीका हो सकता है? जी। बस तो फिर इसमें हम उल्टा उससे भी छोटा कर देंगे। अगर कोई डेफिनेशन ही नहीं है, देखो या तो डेफिनेशन देता, या फिर इस तरीके से इमेजिन मतलब उसकी इमेजेस देता, मतलब मैपिंग देता। या तो डेफिनेशन देता या मैपिंग देता, कुछ भी नहीं दिया उसने, तो फिर अपन सीधे ही लिखेंगे। चलो लिखो। हियर द फंक्शन एफ, यानी कि आज के तीनों क्वेश्चन ही बेकार क्वेश्चन है ना, मैं कुछ मजा नहीं आया करने में, theoretical क्वेश्चन थे। एक्स टू वाई, हियर द फंक्शन एफ विच इज मैप फ्रॉम एक्स टू वाई इज गिवन एज एन इन्वर्टिबल फंक्शन। बस इतना गिवन है कि वो क्या है? एक इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है। सच दैट ऐसे ले लेते हैं, सच दैट, अब डेफिनेशन अपनी मान लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई। ऐसे मान लेते हैं, और तो क्या करें, है ना? ओके, ठीक है। अब नया फंक्शन मान लो वही। नाउ लेट अस अस्यूम
let us assume an another function g mapped from y to x, mapped from y to x such that मान लेते हैं एक बार के लिए उसकी डेफिनेशन ये एफ ऑफ वाई इक्वल टू एक्स, ये उसकी डेफिनेशन है। ओ सॉरी, जी ऑफ वाई इक्वल टू एक्स, चलो मान तो लिया, ठीक है ना। फॉर ऑल वही सेम चीज, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y एंड x बिलोंग्स टू x। चलिए अब वही गॉफ एंड फॉग जो तरीका है हमारा। नाउ गॉफ किस पे लगेगा, f का डोमेन क्या है x, तो गॉफ ऑफ x लगाएंगे, जिसका मतलब हो जाएगा g ऑफ f ऑफ x लगाना है, राइट। और f ऑफ x क्या है, y, यानी कि g ऑफ y करना है, और g ऑफ y क्या है, x। एंड इधर आ जाओ, फॉग ऑफ y करेंगे, दैट इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ g ऑफ y करेंगे, तो g ऑफ y है हमारे पास x, तो यानी कि f ऑफ x करेंगे, दैट इज इक्वल टू y। ठीक है, implies कि गॉफ इज एन आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट x एंड fog is an identity function on set y। so so f is in नहीं, so f, एक मिनट रुको, एक मिनट, देखो थोड़ा चेंजेस करते हैं। क्या चेंजेस करते हैं, देखो इस बार उसने क्या कहा है कि एक्स टू वाई तो इन्वर्टेबल फंक्शन है। पिछली बार उसने कहा था कि इन्वर्टेबल फंक्शन है। पिछली बार तो उसने कहा था फाइंड एफ इनवर्स, फाइंड एफ इनवर्स, तो एफ इनवर्स निकालने के लिए हमने उसको इन्वर्टेबल फंक्शन प्रूव किया था। इस बार उसने कहा कि भाई फाइंड एफ इनवर्स ना, उसने क्या कहा, फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, यानी कि एफ इनवर्स तो एग्जिस्ट करता है, अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है वो सोचो और उसका इनवर्स निकालो। तो अगर एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो देखो इस तरीके से करते हैं इसको, थोड़ा सा काटा पीटी होगी, यहां तक तो चलेगा या ना, यहां तक तो चलेगा। एक बार आप पहले नोट डाउन मत करो, एक बार देख लो। क्योंकि इन्वर्टिबल बेटा तब प्रूव करते हैं जब या तो वो कहे प्रूव करो या फिर वो इनवर्स पूछे। अब इसने ना तो एफ का इनवर्स पूछा हमसे और ना ही कहा कि एफ को इन्वर्टिबल प्रूव करो, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है। अब उसने क्या कहा कि एफ इनवर्स का इनवर्स निकालो, तो यानी कि एफ इनवर्स तो एग्जिस्ट करता है, तो मैं इधर लिख देता हूं, नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड टू फाइंड द इनवर्स, टू फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, ये हमको निकालना है, विच इंप्लाइज दैट एफ इनवर्स एग्जिस्ट, एफ इनवर्स एग्जिस्ट, इसका मतलब एफ इनवर्स तो मौजूद है ना। अब एफ इनवर्स मौजूद है तो उसको ले लेते हैं जी, कि मान लेते हैं एफ इनवर्स जी। सो लेट अस अज्यूम सो लेट अस अज्यूम कि एफ इनवर्स क्या है, जी। ठीक है, एफ इनवर्स जी है, एंड एंड जी की फिर डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वाई टू एक्स। भाई एफ इनवर्स ही अगर जी है तो जी की डोमेन कोडोमेन एफ की कोडोमेन डोमेन के उल्टा हो जाएगा, वाई टू एक्स, ठीक है ना। एंड साथ में जी ऑफ वाई क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू सेट वाई एंड एक्स बिलोंग्स टू सेट। यहां तक कोई डाउट है, चलो लिखो, यहां तक लिखो एक बार। हाँ पहले वाला का, क्योंकि पहले वाले में एफ इनवर्स हमको निकालना नहीं है, इसलिए वो सारा प्रोसेस है इनवर्स निकालने का है या इन्वर्टिबिलिटी प्रूव करने का, दोनों में से कोई एक काम हो तब है।
हो गया यहाँ तक। चलिए अब आपको इस एफ इनवर्स का भी इनवर्स निकालना है, तो अब वो सारा काम अपने को करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अब अपने को सो अब क्या करते हैं, अब एक तीसरा फंक्शन सोचते हैं, एच। ठीक है ना, नाउ लेट एन अनदर फंक्शन एच, लेट एन अनदर फंक्शन एच। इस एच की डेफिनेशन क्या मान लेते हैं अपन, जैसी एफ की डेफिनेशन है एक बार के लिए मान लेते हैं, एक्स टू वाई, और इसकी बी डिफाइंड एस इसको मान लेते हैं कि जो एच ऑफ एक्स होता है वो क्या होता है, वाई होता है, ऐसा मान लेते हैं। अब मान तो लिया, अब अगर इस एच और जी का कॉम्पोजिशन आइडेंटिटी हो जाएगा तो जी का इनवर्स एच हो जाएगा। समझ में ये बात, एच फंक्शन मैंने हूबहू एफ की तरह माना है, देखो एक्स टू वाई एफ ऑफ एक्स वाई एच ऑफ एक्स वाई, हूबहू उसकी तरह माना है, बिल्कुल सेम उसकी तरह माना है। अब इस जी का एच से कॉम्पोजिशन करते हैं और चेक करते हैं कि आइडेंटिटी मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है ना, चलिए कॉम्पोजिशन करते हैं नाउ। तो कॉम्पोजिशन कैसे करेंगे अपन, जी का एच से ना, एच ओ जी, और जी का डोमेन क्या था बेटा, वाई, तो एच ओ जी ऑफ वाई करेंगे, विच इज इक्वल टू एच ऑफ जी ऑफ वाई, एंड जी ऑफ वाई क्या है, एक्स, यानी कि एच ऑफ एक्स, और एच ऑफ एक्स क्या लिखा है अपन ने, वाई, एंड अब एच ओ जी हो गया तो जी ओ एच किस पे अप्लाई होगा, एक्स पे अप्लाई होगा, इक्वल टू जी ऑफ एक्स हो जाएगा, एच ऑफ एक्स क्या लिखा है अपन ने, वाई लिखा है, तो जी ऑफ वाई हो जाएगा, एंड जी ऑफ वाई क्या हो जाएगा, जी ऑफ वाई क्या हो जाएगा, एक्स। ठीक है, तो यहां से इंप्लाइज हो गया कि एच ओ जी इज एन आइडेंटिटी फंक्शन ऑन, जी का डोमेन क्या था, जी का डोमेन वाई, एच ओ जी इज एन आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ वाई, एंड जी एच ओ जी है ना, और जी ओ एच इज एन आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ, एच का डोमेन क्या था, एक्स। सो यहां से प्रूव हो गया कि जी इज इन्वर्टिबल, जी इज इन्वर्टिबल, एंड जी इनवर्स कितना आया, जी इनवर्स क्या आएगा, एच आएगा, और एच की डेफिनेशन लिख दो, एच की डेफिनेशन जो हमने अभी ऊपर अज्यूम करी है कि एक्स टू वाई, एच की डेफिनेशन लिख लो, एक्स टू वाई सच दैट एच ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। पर इस डेफिनेशन को जैसे ही मैंने देखा, किस डेफिनेशन को, इस डेफिनेशन को जैसे ही मैंने देखा यहां से लेके यहां तक, तो मैंने नोटिस किया कि ये की यही डेफिनेशन एफ की भी है, तो जी इनवर्स एफ हो गया, और फिर जैसे पिछले क्वेश्चन में किया बस वो का वही करना है ना, तो इम्प्लाइज इसी के नीचे लिख देंगे, बस सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस पिछले क्वेश्चन में अपन ने 2 बार इन्वर्टिबिलिटी प्रूव करी है, कंपोजिशन किया है, इसमें एक बार तो एक तरीके से गिवन है और एक ही बार प्रूव करनी है, थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से कह सकता हूँ काम कम है। इम्प्लाइज जी इनवर्स इक्वल टू, ये फंक्शन हूबहू एफ की तरह है तो एफ हो गया, जी की वैल्यू क्या है, एफ इनवर्स है, इसका भी इनवर्स एफ हो गया, प्रूव्ड। इज दिस क्लियर? बड़े वाहियात क्वेश्चन थे आज के, वाहियात इन द सेंस डिफिकल्ट नहीं थे, नॉट डिफिकल्ट मतलब तंग करने वाले, फालतू की। हाँ तो अब करना होता है वहां, तो क्या करें, आपको तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, आप तो जब रिवीजन करो तभी भी ऐसे नहीं कि ये तो वाहियात थे छोड़ो, आपको तो लिख लिख के करके देखना पड़ेगा कि मैं एग्जाम में आएगा तो मैं कैसे करूंगी। ओके, ओके चल, चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया, अभी 12th तक हो गया, 13th एंड 14th मल्टीपल चॉइस है, फटाफट से देखो, देखो ये क्या कह रहा है, एक सेकंड रुको बेटा, देखो एक तरीका और है, सुन लो, देखो एफ फंक्शन हमने लिया एक्स टू वाई, राइट, अब ये एफ इनवर्स का भी इनवर्स निकलवा रहा है, तो वो लाइन तो लिख देंगे अपन, एफ इनवर्स एग्जिस्ट, तो जो एफ इनवर्स होगा उसको बस नाम मत दे दो, ऐसे ही लिख दो एफ इनवर्स, तो जो एफ इनवर्स फंक्शन होगा कहां से कहां होगा, वाई टू एक्स,
ठीक है, अब वो का वही काम करो कि इन दोनों का कॉम्पोजिशन करो, एफ ओ एफ इनवर्स ओ एस, मतलब वो सेम टू सेम वही चीज है, बस आप एक काम करो, इसका नाम मत लिखो, है ना। ठीक है, तो उस तरीके से भी अपन इसको कर सकते हैं। तो यानी कि क्या हो जाएगा कि एफ ही एफ का इनवर्स है, इससे प्रूव हो जाएगा एफ ही एफ का, नहीं एफ एफ का इनवर्स क्यों होगा, छोड़ो, जाने दो, अपना तरीका बिल्कुल करेक्ट है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, चलते हैं 13 क्वेश्चन में। हाँ, फंक्शन एफ विच इज मैप्ड फ्रॉम आर टू आर बी डिफाइंड एज लाइक दिस। अब प्रूव करो कि एफ ओ, नहीं प्रूव नहीं करो, वैल्यू निकालो एफ ओ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, राइट। तो कंपोजिशन करना है इन शॉर्ट, है ना, करते हैं। यह है कोई अच्छा क्वेश्चन, इसमें कुछ सॉल्यूशन करने लायक है। तो देखो एफ ओ एफ ऑफ एक्स चाहिए आपको, है ना, ऑफ ऑफ एक्स। इसको कैसे डिफाइन करोगे, एफ ऑफ एक्स ऐसे ही करोगे। इसको कैसे लिखोगे, एफ ऑफ, अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। क्या है एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन, देखो 3 - एक्स क्यूब की पूरे की पावर 1/3। क्लियर, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, अब इस फंक्शन पे वही फंक्शन अप्लाई करना है। दैट मीन्स जहां जहां एक्स लिखा हुआ है, एक ही जगह लिखा हुआ है, वहां ये पूरी चीज फिर से लिखनी है। समझ आया, ट्राई करें। इस एक्स की जगह ये चीज पूरी लिखनी है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखूंगा मैं, देखो 3 - ठीक है, 3 - अब एक्स लिखा हुआ है साहब, क्या लिखा हुआ है, एक्स की जगह क्या लिखना है, यही पूरी चीज लिखनी है। तो एक्स की जगह मैं यही पूरी चीज लिख रहा हूं, यानी कि 3 - एक्स क्यूब की पावर 1/3। अब होल्ड ऑन, ये तो केवल एक्स की जगह लिखा है, इसका क्यूब है, इस एक्स का क्यूब है, तो ये तो केवल एक्स की वैल्यू है, इसका क्या करना था, क्यूब करना था। तो इस पूरे का मैंने कर दिया क्यूब, और फिर इस 3 को भी शामिल करो बेटा, 1/3 में 3 भी शामिल है, और फिर इस पूरे की पावर कर दो 1/, एक भी जगह अगर चूके तो ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा। टाइमर से कॉम्पोजिशन का सबसे मस्त क्वेश्चन यही है पूरी एक्सरसाइज में। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो अंदर, सबसे अंदर वाले ब्रैकेट की बात करूंगा, देखो मैं। तो देखो बेटा 3 and 1/3 ये हो गए 1, 3 × 1/3 1 हो गया, तो केवल क्या बचा, 3 माइनस, और केवल क्या बच गया, 3 - एक्स क्यूब बच गया, राइट। और होल की पावर 1/3 बाहर है इसे। अब अंदर से अंदर ब्रैकेट मैंने सोल्व किया तो क्या हो गया, 3 माइनस और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 - 3 प्लस एक्स क्यूब होल टू द पावर 1/3। 3 - 3 कट गया, क्या बचता है, एक्स क्यूब की पावर 1/3, 1/3 इंटू 3 वापस 1 हो गया, तो एक्स। इससे पता है क्या साबित होता है, एफ ही एफ, एफ का इनवर्स है। अब इस क्वेश्चन हालांकि वो पूछा नहीं है, तो कुछ फंक्शंस ऐसे भी होते हैं, कुछ फंक्शंस ऐसे भी होते हैं जो खुद ही के इनवर्स होते हैं, लाइक दिस। ये जो फंक्शन है ये खुद ही का इनवर्स है, मतलब एक एलिमेंट को उस मशीन में डाला कुछ मिलेगा, उसको वापस उठा के उसी मशीन में डाला तो जो शुरुआत वाला एलिमेंट था वही मिलेगा, एक्स ही मिलेगा। ओके, तो इसको तो आप टिक कर दो, एक्स आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बट याद रखना इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट बात छुपी हुई है कि एफ इनवर्स इक्वल टू एफ, राइट। चलो 14 देखते हैं। फंक्शन डिफाइन है आर -4/3, एक एलिमेंट हटा दिया, -4/3, समझ में आ गया होगा क्यों हटाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं -4/3 करता हूँ तो ये 0 हो जाता है। बी डिफाइंड एज ए फंक्शन, ये फंक्शन की डेफिनेशन गिवन है। इनवर्स ऑफ मैप, जो एफ का जो इनवर्स है जी फंक्शन, वो कैसा है देखो। अब उसने इसको डोमेन को उल्टा करना चाहा, देखो, पर डोमेन को जैसे उसने उल्टा किया तो आर यहाँ लिखना चाहा, इधर देखो स्क्रीन पे, और ये पूरा जो डोमेन है ये यहां लिखना चाहा, तो ये तो इसने यहां लिख दिया। बट अगर अब ये इसकी जगह आर लिख देता है, अगर ये इसकी जगह आर लिख देता है तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्यों, क्योंकि इस आर के अंदर, इस आर के अंदर कुछ एलिमेंट्स बच भी तो सकते हैं, तो अगर वो एलिमेंट्स बच गए और इधर आ गए तो ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, होगा नहीं होगा ना। तो इसीलिए इसको डिफाइन करने के लिए उसने क्या लिखा है, रेंज ऑफ एफ, क्या लिखा है, रेंज, इस फंक्शन की रेंज, यानी इस फंक्शन, इसमें अप्लाई करके जो जो नंबर आ सकते हैं ना, वही बस यहाँ पे लो, को डोमेन पूरी मत लो, रेंज ही लो। उससे क्या हो जाएगा कि ये फंक्शन डिफाइन भी हो जाएगा, प्लस ये बाइजेक्टिव भी हो जाएगा, और बाइजेक्टिव होगा तभी तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा।
तो ये सब कुछ सेटिंग बिठाने के लिए ये इस तरीके से करता है हमेशा। ठीक है, क्लियर है। अब अपने को तो क्या करना है, इस जी फंक्शन की डेफिनेशन चाहिए, ये है ये है ये है ये है। इन शॉर्ट इसका उल्टा फंक्शन चाहिए, कुछ ही नहीं चाहिए। तो उल्टा फंक्शन निकालने का तो हमको बहुत आसान तरीका पता है। मैंने मान लिया इस फंक्शन की वैल्यू y, एफ एक्स की वैल्यू y मान ली 4x इक्वल टू 3x, 4y इक्वल टू 4x डिवाइडेड बाई 3x प्लस 4। तो करो मल्टीप्लाई, y इंटू 3x 3xy, y इंटू 4 4y इक्वल टू 4x। 4x को यहाँ बुलाओ, 4y को वहां भेजो। तो 3xy माइनस 4x इक्वल टू माइनस का 4y, राइट। माइनस का 4y, अच्छा माइनस हटाने के लिए उल्टा भी लिख सकते हो कि 4x माइनस 3xy इक्वल टू प्लस का 4y। अब क्या आपको x की वैल्यू चाहिए, तो x कॉमन ले लो, क्या बचा 4 - 3y इक्वल टू 4y। सो x की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ 4y डिवाइडेड बाय 4 - 3y। अब ये x जो है वो एज ए फंक्शन ऑफ जी की, एज ए फंक्शन ऑफ y की तरह काम कर रहा है, तो g ऑफ y लिख सकते हो उसका 4y डिवाइडेड बाय 4 - 3y, ऑप्शन नंबर 3, 4y डिवाइडेड 4 - 3। ठीक है। अब सोचो यही क्वेश्चन अगर मल्टीपल चॉइस नहीं होता, तो वही गॉफ फॉग वही कंपोजिशन, वही आइडेंटिटी प्रूफ करना, निकाल तो मैं लेता। निकलने के बाद फिर अब इसको एक फंक्शन मान लेता कि चल मान ले तू एक फंक्शन है, तेरी डोमेन को डोमेन ये है, और अब तेरा और तेरा कंपोजिशन निकालता हूं। प्रूव अगर हुआ कि ये इन्वर्टिबल है तो ही तू इनवर्स है, अदरवाइज तू एक माना हुआ फंक्शन है बस, जस्ट जिसको मैंने माना था। ओके, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये हमारा यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है, कॉम्पोजिशन एंड इन्वर्टिबिलिटी इनवर्स खत्म होता है। अब बाइनरी ऑपरेशन लास्ट ईयर तो कट गया था, इस साल थोड़ा ना कटा है। ठीक है, तो इसको इसको अपन कल स्टार्ट करेंगे। ये लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का ना, 2-3 दिन में ये भी खत्म हो जाएगा, फिर मिसलेनियस। ओके, चलिए, थैंक यू सो। सर ने नहीं पढ़ाया था, बट अब आप कंफर्म कर लो ना, अगर आ रहा है तो पढ़, और अपन पढ़ ही लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। इफ यू वांट, देखो आप आराम से डिसाइड कर लो, सर से भी पूछ लो, सिलेबस भी देख लो, मुझे मैसेज कर देना पढ़ना है, नहीं तो फिर कल मिसलेनियस करेंगे, अगर नहीं पढ़ना है तो अब एक बार डिसाइड कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।